तुम लोग का भी स्कूल खुल रहा है क्या? हम्म। सर क्लास 10 12 का खुला है, 11th का भी नहीं खुला है। अच्छा, जैसे 9 to 12 का सुन रहे थे खुलना है। हम लोग का न्यू ईयर में हो सकता है खुल जाएगा। आज सिर्फ कब 2 से? बच्चे गए मेरे क्लास से। ऑफलाइन में? यस सर। हाँ, तो अभी और पूरा थोड़े जाएगा। और सर हम लोग का स्कूल में हो रहा है ऑफलाइन क्लास, तो उसके लिए हम्म। हम लोग का जो ऑनलाइन क्लास का रूटीन है उसको दोपहर का 2 बजे से लेकर रात का 8 बजे तक शिफ्ट कर दिया है। ओ, हाँ मतलब 11th वाले बोल रहे थे कि 2 से 7, 2 से 8 कर दिया है। यस सर। तो हम लोग का ये तो ऑनलाइन है। क्लास में भी दो या तीन ही बच्चा रहेगा। और 10th और 12th वालों को सिर्फ इसीलिए ना बुला रहा है कि प्री बोर्ड ले ले। प्री बोर्ड होगा। हम लोग का स्कूल में तो क्लास करा रहा है। अब क्या क्लास का मतलब रहेगा? सिलेबस पूरा मन कंप्लीट हो चुका है फिर भी। तो क्या करा रहा है, कुछ आइडिया? वही क्लास सब नहीं इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन नोट रिवीजन? करा रहा है, असाइनमेंट डाला है वेबसाइट में, वही सब करा रहा है। हम्म। वही है। मैंने कि एग्जाम शुरू हो गए, एग्जाम होना ही है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराएंगे 10th और 12th वालों का। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखे थे, जो कि बोलता है कि अगर हम हीट सप्लाई किए हैं तो चेंज इन जो वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी था, डेल्टा लगा सकते हैं। यही था फर्स्ट लॉ। इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं, तो वर्क डन हम लोग जानते हैं कि ये जो है पाथ फंक्शन है। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है। तो ये Q जो होगा ये भी हमको क्या मिलेगा, पाथ फंक्शन ही। ठीक है। जैसे कि अगर एक पाथ फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन का एडिशन है, तो ये हमको पाथ फंक्शन ही मिलेगा। तो हम हीट को पाथ फंक्शन ही बोलते हैं जनरली। तो हमको फर्स्ट लॉ में ये 3 टर्म्स मिले थे, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा यू। डेल्टा क्यू को हम लोग बोले थे हीट गिवन, डेल्टा यू को, डेल्टा डब्ल्यू को वर्क डन बाय गैस, एंड डेल्टा यू को इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। फिर इसके साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखा था कि Q अगर हीट गिवन टू गैस होगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर हम उससे गैस या सिस्टम से हीट को निकाल रहे होंगे तो निगेटिव लेंगे। वर्क डन में अगर हमारा गैस वर्क करके देगा यानी एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वर्क पॉजिटिव, और अगर हमको गैस पे वर्क करना पड़ रहा हो या फिर कंप्रेशन हो तो वर्क नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी तो उसको टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। ये 3 टर्म्स थे। तो हम लोगों ने वर्क के बारे में बात किया था, अब हम हीट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। हीट, ठीक है। हीट को जनरली हम लोग डेल्टा क्यू से लिख रहे हैं या सिर्फ क्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन हम नहीं लिखा रहे क्योंकि पहले भी ये टर्म हम लोग देख चुके हैं। तो हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू जो होता है वो एन सी डेल्टा टी होता है। ठीक है, डिफिनेशन इसी के टर्म पे होगा। तो यहाँ से सी को अगर हम देख रहे हैं तो डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ठीक है, हम लोगों ने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे अगर मोल है तो इसको हम बोल रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट।
तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी सेम चीज होता है ना? हाँ ठीक है, थर्मल हीट कैपेसिटी रहेगा तो जो हम लोग लिखे थे एमएस उससे हो जाता है। एच से डिनोट करे थे, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा क्यू एन सी डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर सिंपली हम लोग हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सी, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। तो हीट अगर हम लोग यूज करना है तो हम लोग ये यूज करेंगे एन सी डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी सी के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे एन है, मोल है, तो मोलर ग्राम था, मास अगर हम लोग यूज करते थे तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कहते थे। तो सब चीजें हम लोग देखे थे। इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट ही यूज करेंगे, या फिर लिख देते हैं सी एम डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे अगर एम है तो इस सी को बोलते हैं हम लोग ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो एक स्मॉल था एक कैपिटल था ना? हाँ, तो सी में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, इसको जनरली स्मॉल से लिखते हैं, इसको कैपिटल से लिखते हैं। मोलर वाले को कैपिटल से, ग्राम वाले को स्मॉल से, सी ही है। तो इसमें हम लोग को उतना फर्क समझ में नहीं आता है, इसलिए हमेशा जब भी ये यूज होता है तो हम लोग नहीं कुछ लिखा रहता है तो हम यही समझते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और अगर नहीं तो ग्राम अगर रहेगा तो या तो मास दिया रहेगा या फिर स्पेसिफाई करा रहेगा कि ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या फिर विथ रिलेटिव टू मास दिया होगा। एम जो है मास ऑफ गैस, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, अब यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि सी के बारे में हम बात करें। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, जैसे लिक्विड, ये सब का हम लोग पिछले चैप्टर में गैटिस में लिक्विड का देखे थे कि अगर वाटर है तो 1 है, आइस है तो हाफ था, एस लिख लेते थे। लेकिन अगर गैसेस के हम सी के बारे में बात करें, ठीक है, सी जो है वो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और गैसेस के लिए। तो गैसेस का हम जानते हैं कि गैसेस जो होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, 3 चीजों पे डिपेंड करता है, और तीनों कैसे कैसे वेरी करता है उससे अलग अलग प्रोसेसेस है। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो है वो किसी भी एक के लिए मतलब एक गैस के लिए ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, यानी कि सी जो होगा वो अलग अलग प्रोसेसेस होगा। हो सकता है कि एक ही गैस है लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस से चेंजेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि सी जो है अलग अलग आए। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकुलर गैस है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स्ड हो। ठीक है, यानी कि जो हमारा हीट रिक्वायर्ड होगा हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि सी है, अगर 1 मोल कोई भी सबस्टांस हो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से अगर इंक्रीज करना है तो हीट रिक्वायर्ड जो होगा वही स्पेसिफिक हीट होगा। यहाँ फॉर्मूले से भी हमको दिख रहा है कि एन अगर 1 हो जाए, डेल्टा टी अगर 1 हो जाए तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी दिख रहा है। यानी कि अगर हम सी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ 1 मोल सबस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे गैस की बात हो रहा है तो 1 मोल गैस। तो हम जानते हैं कि गैसेस जो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस शो करते हैं। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वेरी होता है तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो क्या होगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ
upon the condition pressure and volume. ठीक है, यानी कि किस कंडीशन में ये हीट किया जा रहा है, इसमें हम हीट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, जो भी है, किस कंडीशन में दे रहे हैं उस चीज पे ये स्पेसिफिक हीट डिपेंड होगा। ठीक है, यानी कि गैसेस में बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, तो हर कंडीशन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक हीट हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गैसेस में अगर हम हीट देते हैं तो सिर्फ एक्सपेंशन में ही नहीं बल्कि कुछ उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में भी यूटिलाइज होगा, इस वजह से ऐसा कुछ होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स क्या है तो ध्यान में ही रखना है। जैसे कि अगर ऐसा कोई भी प्रोसेस हो, यानी कि द गैस इज compressed suddenly, ठीक है, यानी कि गैस को हम तुरंत से क्या कर दिए, कंप्रेस कर दिए। अगर हम तुरंत से कंप्रेस किए हैं तो इस केस में बताओ क्या क्या चेंज हुआ होगा, खुद से बताओ। वॉल्यूम। वॉल्यूम तो है, मतलब हीट टेम्परेचर से रिलेटेड, यहाँ पे हम सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सी जो है हमारा क्या है, डेल्टा क्यू बाई, सी जो है डेल्टा क्यू बाई कुछ एन वर्क डेल्टा टी। होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर हम सडनली कंप्रेस कर दिए, लेट से कि अगर ऐसा हमारे पास कोई कंटेनर है, यहाँ से पिस्टन है, इधर से हम सडनली कंप्रेस करके यहाँ तक ला दिए, तो गैसेस जो है तुरंत से कंप्रेस हो गए। ठीक है, इस दौरान बाकी जो कुछ हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा क्या, हम सी देखना चाह रहे हैं, इसलिए अब हम तीन टर्म्स की बात करेंगे। एन चेंज होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नो सर। एन ठीक सेम रहेगा। हमने कुछ बाहर से हीट सप्लाई किया क्या, नो सर। अंदर टेम्परेचर बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा, नो सर। ठीक है, सोचो कि जो मॉलिक्यूल्स थे पहले ज्यादा वॉल्यूम में थे, हम सडनली उसको कंप्रेस कर दिए, तो कोलिजन बढ़ा होगा, यस सर। तो टेम्परेचर तो बढ़ा होगा। Yes, sir. ठीक है, यानी कि हम अगर ऐसा सडनली कंप्रेस कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है कि डेल्टा क्यू जो है 0 है, बट हम देख रहे हैं कि जैसे ही कंप्रेस किए कोलिजन बढ़ गया होगा, तुरंत से कोलिजन बढ़ा होगा, यानी कि डेल्टा टी जो होगा सम इंक्रीज करा होगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस प्रोसेस के लिए सी हमको क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि इस प्रोसेस में हमको स्पेसिफिक हीट क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि हीट हम सप्लाई नहीं किए हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। आप मान लेते हैं कि 1 केल्विन अगर हो गया होगा, तब भी सी इस प्रोसेस के लिए हमको कितना मिल रहा है, 0। कोई सा भी गैस था, हमने इसको सडनली क्या किया, कंप्रेस्ड कर दिया, तो अंदर जो है कोलिजन हुआ, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, हमने कोई एक्स्ट्रा हीट सप्लाई नहीं किया है, इस वजह से हम यह बोल रहे हैं कि सी जो है 0 है। क्लियर है, ठीक है। मान लेते हैं कि गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपैंड। ठीक है, अगर हम हीट दे रहे हैं, एक्सपेंड ऐसा हम अलाउ कर रहे हैं एट सच अ रेट that
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गैस को हीट कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड होने भी दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे गैस को जो भी हीट दिए उसमें एक्सपेंशन हुआ है, नहीं कि वर्क में ही वो यूटिलाइज हो जा रहा है हीट, ऐसा कुछ प्रोसेस है। इस केस में हमको दिख रहा है कि अगर हम C इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा Q बाई एन डेल्टा टी, तो Q तो है लेकिन डेल्टा टी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको दिख रहा है कि डेल्टा टी जो है वो 0 है। अगर डेल्टा टी 0 है तो हमको C कितना मिल रहा है, इन्फिनिटी। यानी कि इस केस में हमको C कितना मिल जा रहा है, इनफाइनाइट। यानी कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें अगर हम हीट दे लेकिन चेंज इन टेम्परेचर ना हो, तो ऐसे प्रोसेसेस के लिए C का वैल्यू इन्फिनिटी। C क्या है, तो हीट गिवन टू द गैस टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, 1 मोल सब्सटेंस के लिए है। तो यहाँ हम कितना भी हीट देते जाए टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तो C का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। ऊपर वाले में हमने बिना हीट दिए उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसलिए C का वैल्यू 0। तो हम यही बोल रहे थे कि C का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट हो सकता है। तो फर्स्ट केस में देखे हमने कि C का वैल्यू 0 है। सेकेंड केस में देखा कि C का वैल्यू इनफाइनाइट, नहीं कि 0 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बीच का कोई वैल्यू तो हो ही सकता है। थर्ड केस, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस इज स्लो। ठीक है, हम हीट ऐसा कर रहे हैं कि रेट ऑफ जो एक्सपेंशन ऑफ गैस इज स्लो है। जैसे इससे क्या है कि द एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, यानी कि रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस स्लो है, यानी कि वर्क डन कम है, और जो हम हीट दे रहे होंगे, यहाँ पे हीट तो सप्लाई है ही, हीट गिवन टू गैस है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस स्लो है, यानी कि जो हमने हीट दिया है एक्सपेंशन में कम यूटिलाइज हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं द डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन is less than increase in temperature due to heat supply। ठीक है, अगर हम हीट सप्लाई किए हैं तो एक्सपेंशन से वो हीट को वर्क में हम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज कम है, तो हीट जो है टेम्परेचर बढ़ाने में काम हुआ होगा। ठीक है, यानी कि इस केस में हमको दिख रहा है कि डेल्टा क्यू भी ग्रेटर है एंड डेल्टा टी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो सी हमको दिख रहा है कि डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी हो रहा है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सी जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि सी का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि सी का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा प्रोसेस कर दे कि रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस वेरी फास्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ एक्सपेंशन जो होगा फास्ट हो जाए, यानी कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डिक्रीज इन टेम्परेचर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि फोर्थ प्रोसेस इज सच दैट, जो ऊपर वाला है उसी से हम बोल रहे हैं, रेट ऑफ एक्सपेंशन of gas is fast. This implies that
कि डिक्रीज इन टेम्परेचर is larger than increase in temperature due to heat. ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने हीट तो दिया, यानी कि डेल्टा क्यू तो हमको पॉजिटिव दिख रहा है, एंड डेल्टा टी की बात करें तो यार टेम्परेचर डिक्रीज जो है इंक्रीज से ज्यादा है, यानी कि डेल्टा टी जो है इस केस में लेस है, तो सी जो है हमको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल बताने का यही हमारा पर्पस था कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि सी का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, के बीच का वैल्यू तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, निगेटिव पॉजिटिव में और कुछ तो होगा ही। ठीक है, 0 इन्फिनिटी ऐसा हो सकता है। ठीक है, नहीं कभी अगर हमको ऑप्शन मिल जाते हैं कि सी कभी निगेटिव इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, सी कभी 0 नहीं हो सकता है, सी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ऐसे नहीं। हाँ, ये निगेटिव वाला केस जो है हमको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस उतना जल्दी आसानी से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो बाकी हमको पॉजिटिव वाले ही कुछ वैल्यूज मिलते हैं। इसके बाद है वही सी का ही वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग सीवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी जो होता ही है, लेकिन दो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर, इन दो चीज को हम लोग अच्छे से याद रखते हैं। तो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो हमारा स्पेसिफिक हीट क्या होगा? क्या होगा बताओ। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड, ठीक है, नहीं कि ये जो है यहीं पे फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, इसमें अगर गैसेस हैं तो है, यानी कि फिक्स्ड है, यानी कि हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ये फिक्स्ड। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से कुछ हमने हीट दिया, इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो यहाँ से हमने जो भी हीट दिया होगा वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो चेंज इन वर्क डन होगा वो 0 होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन 0, यानी कि Q जो भी होगा, Q डेल्टा Q लेट से, तो डेल्टा Q हम जानते हैं कि NCV डेल्टा T, तो यहाँ पे NCV डेल्टा T लिखे, NC डेल्टा T होता है। अब इस प्रोसेस के लिए हम लोगों ने CV यूज करा है, तो यहाँ से NCV डेल्टा T, या फिर ऐसा कर लेते हैं, CV इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, छोड़ो ऐसे ही लिखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जो भी हमने हीट सप्लाई किया NCV डेल्टा T, यानी CV के टर्म में लिख रहा है, कोई सा भी प्रोसेस होता है तो NC डेल्टा T लिखते, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम CV लिख दिए। अब आते हैं इस वाली चीज पे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कोर्स, हमको क्या मिल रहा है? ये कहता है कि डेल्टा Q इजकल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में वर्क डन जो है वो तो हमारा 0 है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? डेल्टा Q इजकल टू डेल्टा U दैट इज बी इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है, ये चीज हमको मिल रहा है, यानी कि हम इक्वेशन फ्रॉम 1 बोल दे रहे हैं, तो ये हम इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। यानी कि अगर हमको इंटरनल एनर्जी लिखना हो, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि इंटरनल एनर्जी जो है NCV डेल्टा T है,
भले ही हम लोग इस प्रोसेस के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन इट इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। ठीक है, जितने भी प्रोसेस होंगे सबके लिए अगर हमको इंटरनल एनर्जी की बात करा जाए तो एनसी भी डेल्टा टी ही होगा। ठीक है, एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी हमारा आता है वो सारे के लिए यही है, एनसीबी डेल्टा टी। भले ही हम लोग इसको कांस्टेंट वॉल्यूम से रिलेट करके बोल रहे हैं, तो हम जितना भी हीट दे रहे हो इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, वर्क डन कुछ हो नहीं रहा है, तो जो भी हम हीट दिए हैं वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इंटरनल एनर्जी आ रहा है एनसीबी डेल्टा टी। हाँ, अब आगे कोई सा भी प्रोसेस हो, हम जो भी हीट दिए होंगे उसका इतना फ्रैक्शन जो है वो इंटरनल एनर्जी में जाएगा। मान लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर का केस आ जाए, तो हम हीट दिए होंगे, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ होगा, कुछ वर्क भी हुआ होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी में गया होगा, तो इंटरनल एनर्जी में कितना गया है, तो एनसीबी डेल्टा टी आग बंद करके हमको लिख देते हैं, बाकी जो वर्क डन में गया हो सो गया। ठीक है, यानी कि हम भले ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इतना आ रहा है इक्वेशन से, लेकिन ये हर केसेस के लिए हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा वो एनसीबी डेल्टा टी होगा। Also from केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी बोला था, एन मोल के लिए है, तो हम लोग एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में F/2 RT लिखते थे। तो यू लिखते थे ना, यहाँ पे डेल्टा यू है। अच्छा, तो यहाँ पे डेल्टा टी कर लो और क्या। ठीक है, अब डेल्टा यू है तो एन F/2 आर डेल्टा टी। एक टेम्परेचर पे लिखते हैं तो यू लिखते हैं, चेंज लिख रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर कर ली। ठीक है, ऐसा हो। तो अगर हम इसको बोल रहे इक्वेशन थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या दिख रहा है, दिस इंप्लाइज इट कि सीवी का वैल्यू हमको दिख रहा है F/2 आर। यहाँ पे F क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यानी कि हमको अगर कभी भी लिखना होगा इंटरनल एनर्जी, तो हम एन सीवी डेल्टा टी या फिर एन F/2 आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा चेंज लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ सीवी आ रहा है F/2 आर। तो सीवी का वैल्यू हम लोग अलग अलग केसेस में, जैसे मोनो एटॉमिक हो, इसके लिए सीवी कितना हो जाएगा बताओ। हम्म, 3/2 आर। ठीक है, एफ होता है इसके लिए 3/2 आर इसके लिए। डायटोमिक में कितना था, नॉर्मल टेम्परेचर पे 5, 5। और इसके लिए 6/2 यानी कि 3 आर। ठीक है, इसको तो क्योंकि एक टी वाला 3 था, एक आर वाला 3 था, एक वी वाला 1 और 3 था ना सर, ट्राइएटॉमिक क्या का, नॉन लीनियर का। क्या बोल रहा है एक बार। सर ट्रांसलेशन वाला 3 था, रोटेशन वाला 3 था, और वाइब्रेशन वाला 1 या फिर 3 था ना सर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में हम लोगों ने क्या कहा था कि वाइब्रेशन वाले को जब हाई टेम्परेचर देगा तभी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। सर आप डाई डाइएटॉमिक में बोले थे। हाँ, डाई एटॉमिक में किसी में भी। ठीक है, वाइब्रेशन वाले को हायर टेम्परेचर पे ही हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो जनरली हमको अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रहा है तो यही आएगा। मोनोएटॉमिक में तो खैर रोटेशन और वाइब्रेशन है ही नहीं, डायएटॉमिक में भी वही चीज है, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटॉमिक लीनियर होता है तो डायएटॉमिक की तरह ही है। ठीक है, तो
वो जो हम लोग वाइब्रेशन किसी भी केस में होगा वो हायर टेम्परेचर में ही होता है। तो हम लोग जनरली नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहां पे वाइब्रेशनल वाले को थोड़ा नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग को मोनोटॉमिक और डायटोमिक ही मिलते हैं। ये चीज आया हमारा सीवी का वैल्यू। तो सीवी ये याद रखना है कि F/2R होता है। जो हमारा डेल्टा यू है ये फॉर्मूला आ रहा है या फिर ऊपर वाला आ रहा है हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या आएगा, क्योंकि सब कुछ हम लोग यूज करने वाले हैं आगे न्यूमेरिकल्स में। यहाँ है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग सीपी से लिखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीपी बोलते हैं। सीपी हमेशा बात किया जाएगा, पूरा टर्म नहीं बोला जाता है। ठीक है, बहुत जगह पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि सीवी इतना है, सीपी इतना है, तो बात समझ में आ जाना चाहिए कि सीवी सीपी क्या चीज कहा जा रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस की अगर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो अगर हम यहाँ से डेल्टा क्यू की बात करें तो हम लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। तो और लिख सकते हैं सीपी इजकल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ठीक है, लिखने का ही है, बस तरीका है कि सीपी को इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ सीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर N1 हो डेल्टा T1 हो तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी कहला रहा है। तो डिफिनेशन आराम से इक्वेशन देख के बोल सकते हो। अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसी की बात कर रहे हैं। डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। कांस्टेंट प्रेशर है तो इस पे हम लोगों ने वर्क डन फाइंड करा था। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा भी, या फिर इसको लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। सिंस पीवी इजकल टू होता है एन आर डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो पी भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे अगर हम पी डेल्टा भी करें तो पी डेल्टा भी को एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है तो पी डेल्टा भी हमारा आया था वर्क डन। तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू लिख रहे हैं एन सी पी डेल्टा टी डेट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी प्लस ये आया था हमारा एन सी बी डेल्टा टी। एन डेल्टा टी कटता हुआ दिख रहा है, दिस सिंप्लाइज रेट कि सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर, या फिर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू। ठीक है, सीपी सीपी में रिलेशन, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। ठीक है, ये जो है हमारा मेयर्स रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर। दोनों में रिलेशन बस निकाले हैं, तो सीवी हमको पता है और हम बोल सकते हैं कि सीपी इजकल टू सीवी प्लस आर डेट इज इजकल टू सीवी आया था हमारा F/2R प्लस आर, यानी कि सीपी को हम बोल सकते हैं आर F/2 प्लस 1। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम वैल्यू लिखना चाहें मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा F3 3/2 प्लस 1 5/2R। डाई एटॉमिक 7/2R 7/2R, और ट्राई एटॉमिक नॉन लिनियर ही हम बोल रहे हैं what R 4R हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीपी का वैल्यू हुआ। तो सीवी यानी कि अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू तो सीवी, कांस्टेंट प्रेशर तो सीपी।
CV का वैल्यू F/2R आता है और CV का वैल्यू CP प्लस R, या फिर हम बोल सकते हैं R इंटू F/2+1 F की टर्म में। इसके बाद एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। जिसको हम लोग गामा से लिखते हैं, ठीक है। गामा इसका डिफिनीशन है कि इट इज रेशियो ऑफ CP बाई CV, ठीक है, यानी कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट। हम डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख रहे हैं, दिस इज CP बाई CV। ये डिफिनीशन इसका इट इज रेशियो ऑफ CP बाई CV, यानी कि हम वर्ड में लिखेंगे तो बोलेंगे कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम is called adiabatic constant and it is represented by gamma, ठीक है। तो ये गामा रिप्रेजेंट होता है। इसको अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? गामा को F की टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखो, R F + 2/F। ये होगा, क्या दिख रहा है? दिस implies that gamma is equal to 1 + 2/F। ये आ रहा है, R कट जाएगा, F/2 F/2 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2/F हो जाएगा। F + 2/F भी लिख सकते हैं, जो मन मर्जी करे। ठीक है, जो याद रख सकते हो। यहाँ से भी अगर हम तीनों के लिए लिखना चाहें, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, तो क्या आएगा बताओ? 5/2. 5/3। 5/3 ना? 5/3. हाँ 7/5. हाँ 4/3. 4/3, ठीक है। ऊपर CP CV वाला भी वैल्यू याद है तो उससे भी कर सकते हो। उसमें आ रहा था 353, ऊपर आ रहा था 574, तो वही चीज। ठीक है, सिंस डेल्टा U हमको मिला, एक तो मिला कि N, ऐसे लिख देते हैं N, चलो लिखते हैं /2 R डेल्टा T, डेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं N CV डेल्टा T, या फिर ये चीज हमको मिला, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि गामा जो है F की टर्म में है, तो क्या हम इसको गामा की टर्म में लिख सकते हैं? तो डेल्टा U इन टर्म्स ऑफ गामा क्या होगा? ठीक है, तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो सिंस हम जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू CP बाई CV, दिस implies that कि CP is equal to gamma into CV, also CP minus CV is equal to R है। तो यहाँ से अगर हम पुट कर दे तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि CB गामा -1 is equal to R दिख रहा है। दिस implies that कि CB is equal to R अपॉन गामा -1, ठीक है। ये भी एक हमको रिलेशन मिल गया। एंड हम CP की वैल्यू देख रहे हैं कि ये गामा इंटू CV है, तो यहाँ से बोल सकते हैं गामा R बाई गामा -1, यानी कि CP CV को भी हम गामा के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि दिस implies that कि डेल्टा U इज इक्वल टू N CV है तो N R डेल्टा T अपॉन गामा -1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी चीज गिवन होगा वो चीज हम लोग यूज करेंगे। गामा दिया होगा, CP दिया होगा, F दिया होगा,
क्या दिया है, कैसा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रिलेशन हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अगर लिखना हो तो गामा के टर्म में एनआर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। एनआर डेल्टा टी अगर ऊपर देखा जाए तो वर्क डन इन एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इजकल टू P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस वन, सिंस एनआर डेल्टा टी इजकल टू P2 V2 माइनस P1 V1। ये चीज है, नंबर ऑफ कांस्टेंट है तो P2 V2 माइनस P1 V1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में या फिर पिछला जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, फिर अगला जो हम लोग हीट ट्रांसफर देखेंगे उसमें भी फॉर्मूले सबसे ज्यादा हैं। तो फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, और एप्लीकेशन तो श्योर है कि आना ही चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, Cp is greater than Cv। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। बोलो। ट्रू ही लग रहा है। True. भाई Cp माइनस Cvr अरे तो क्यों ज्यादा है, मतलब कि Cp क्या है, हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, 1 मोल 1 टेम्परेचर, ये हम बोल रहे हैं। मतलब n अगर 1 है, डेल्टा T अगर 1 केल्विन है, तो Cp जो है वो भी हीट है और Cv भी हीट। तो इतना अगर है तो Cp जो है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड Cv जो है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट क्यों रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सवाल है। बोलो। सवाल क्लियर है कि सवाल में कोई दिक्कत है? दिक्कत है। हम्म, दिक्कत है। सवाल में दिक्कत है। यस। सवाल ये है कि Cp ग्रेटर देन Cv है, यानी कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर टू इंक्रीज 1 मोल गैस एट 1 केल्विन इज ग्रेटर है सेम चीज के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसा क्यों है, कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट क्यों रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम? देखो, जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट तो प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 होता है। हाँ वहीं से रिलेटेड है। यहाँ जो हम लोग हीट सप्लाई किए हैं, यूटिलाइजेस इन किस किस चीज में यूटिलाइज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि इंटरनल एनर्जी में, प्लस डूइंग सम वर्क। ठीक है, यानी कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम जो भी हीट दे रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में और प्लस सम कुछ वर्क करने में। लेकिन एट अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम पे जो भी हीट हम दे रहे हैं, ये किस में यूटिलाइज हो रहा है, ओनली इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
ठीक है, तो अब बताओ किस में कम लगेगा? सीपी में ही। यस सर। ठीक है, यानी कि सीपी पे जो हमने जो कुछ हिट दिया वो सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि कुछ वर्क भी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हमको ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे है जो भी हमने हिट दिया वो सिर्फ एक ही जगह पे लगा रहे हैं, यानी कि हम घर से निकले, घर से पॉकेट खर्चा मिला, तो हमको मिठाई भी खाना है, कॉपी भी खरीदना है, तो ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन सिर्फ कॉपी खरीदना है तो कम पैसे चाहिए। ठीक है, तो वही सवाल हो गया। तो यहाँ से जो भी हिट हम दे रहे हैं वो दो जगहों पे यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में भी और कुछ वर्क करने में भी, इस वजह से। सिमिलर क्वेश्चन है। दो कंटेनर है, मूवेबल पिस्टन है, इसमें गैस है, ये जो है फिक्स्ड। ठीक है, दोनों में ही आइडियल गैस भरे हुए हैं, filled with आइडियल गैस, जिसका एडियाबैटिक गैस कांस्टेंट गामा दे रखा है। यहाँ से बोल रहा है कि दोनों में हमने सेम हीट सप्लाई करा, इसमें भी हमने क्यू हीट सप्लाई किया, इसमें भी हमने क्यू हीट सप्लाई किया। ठीक है, इसको हम बोल दे रहे हैं कि ए है और ये बी। ठीक है, यानी कि सेम गैस है, सेम हीट इज सप्लाइड इन बोथ। ठीक है, दोनों में सेम हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है किस टेम्परेचर, किस सिलेंडर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो दूसरे वाले का। ठीक है, पूछ रहा है कि किस सिलेंडर में मोर राइज इन टेम्परेचर होगा, किस में ज्यादा होगा, सेकेंड में, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, जो भी हम हीट दिए वो सिर्फ टेम्परेचर लगाने में बढ़ाने में इंक्रीज यूटिलाइज हुआ है। तो पहला का तो आंसर हम आसानी से बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए होगा। ठीक है, सेकेंड है if temperature rise in A is T naught, temperature rise in A is T naught है, then temperature rise in B will be। ठीक है, फर्स्ट का रीजन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रीजन हम लोगों ने देख लिया है कि जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे ए के केस में वो दो चीज में यूटिलाइज होगा, बी में सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज में होगा। टी नॉट बाई गामा माइनस वन। टी नॉट बाई गामा माइनस वन नहीं, दोनों में सेम गैस है,
तो दूसरे वाले प्रेशर फिक्स्ड रहेगा, मतलब पहले वाले में। तो फ्री एक्सपेंशन दे रखा है, तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, उतना ही एक्सपेंड करेगा कि प्रेशर इंटरनल बाहर वाला सेम ही रहे। तो फ्री एक्सपेंशन में ऐसा होता है। जैसे एक्सपेंशन फ्री है, यानी कि यहाँ पे जो भी ये टकरा रहा होगा तो क्या हो रहा है, फ्रीली है, यानी कि उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। जो भी हम हिट दिए हैं उसका बाहर मतलब प्रेशर जो लग रहा होगा उतना कांस्टेंट मेंटेन रहता है, ऐसा कुछ स्लो प्रोसेस रहता है। तो आ गया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो डेल्टा यू इतना है, डेल्टा क्यू इतना है, तो ये चीज आ रहा है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू इक्वल टू 1/गामा, किसी भी प्रोसेस के लिए आएगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो 1 हो जाएगा, डेल्टा क्यू भी डेल्टा यू के बराबर होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक तो है, अभी क्या बोले सर, रिपीट करिए ना। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पे किसी भी प्रोसेस के लिए सीपी जैसे डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर हो और डेल्टा यू जो दिखे, तो हम किसी भी प्रोसेस के लिए एनसीबी डेल्टा टी लिखते हैं। तो हम डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, तो 1/गामा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं कि गामा इंटू डेल्टा यू है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि डेल्टा यू फ्रैक्शन, अब डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू की बात कर रहे हैं, ये 1/गामा है, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इतना फ्रैक्शन जो है इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। जितने भी हम हीट सप्लाई करे हैं उसका 1/गामा जो है वो इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। और अगर हम इसमें 100 से मल्टीपल कर दे तो 1/गामा इंटू 100 इतना परसेंटेज हम बोलेंगे कि, यानी कि ये जो है परसेंटेज ऑफ हीट गोज टू इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। कब, जब एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रहा है और किसी के लिए नहीं बोल रहे। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम ये कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हीट है तो हमसे कभी कभी परसेंटेज ऑफ वर्क पूछ लेगा, तो 1 में से 100 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन पूछेगा तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - गामा हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हीट गोज टू, ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज ऑफ हीट गोज टू वर्क, इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हो जाएगा 1 - 1/गामा इंटू 100। ठीक है, यानी कि हीट का कितना परसेंटेज वर्क में गया, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात किया जा रहा है। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू जो है 1/गामा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो ये हम लिख सकते हैं Q/गामा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये था कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सिंस डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यू, दिस implies that कि डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी इजकल टू डेल्टा यू फर्स्ट वाले केस में अपॉन डेल्टा यू बी वाले केस में।
ठीक है। ए वाला केस जो है उसमें हम लिख सकते हैं क्यू के टर्म में, क्योंकि क्यू दोनों में सेम है, तो क्यू बाई गामा अपॉन ये क्यू, तो ये हमको मिल जा रहा है 1/गामा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी ए, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू टी नॉट। ठीक है। बाकी हम यहाँ पे ये आया तो ये बता दिए कि अगर हमको फ्रैक्शन निकालना हो तो हम इसी प्रोसेस से एट कांस्टेंट प्रेशर पे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन जो है इंटरनल एनर्जी में जा रहा है और कितना फ्रैक्शन जो है वर्क में जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है किसी भी गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है 4.5 आर, तो हमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है कितना होगा। प्रोसेस दे रखा है पीटी इक्वल टू कांस्टेंट है। हो गया। ओ हेलो, यस सर। हुआ? नो सर। कहाँ तक पहुंचे? क्या पता करें नहीं सर। इसमें? ठीक है, क्या करें बताओ। सी मोलर हीट कैपेसिटी सी दे रखा है। ठीक है, हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू जो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं हम एन सी भी डेल्टा टी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रहा है तो सी तो दे रखा है, सी भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको वर्क डन एन डेल्टा टी के टर्म में कुछ पता चल जाए तो हमारा कुछ रिलेशन निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, एन डेल्टा टी कट जाएगा, बाकी हम लोग सर रिलेशन 5 है। निकाल 5। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को कुछ रिलेशन दिखेगा, डेल्टा डब्ल्यू अगर हम पता कर ले तो हम वही फाइंड करेंगे डेल्टा डब्ल्यू। तो प्रोसेस है हमारा पीटी, आइडियल गैस है कुछ नहीं कहा है तो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। ठीक है, एंड प्रोसेस दे रखा है कि पीटी इक्वल टू कांस्टेंट लेट से के है। ठीक है, तो यहाँ से हम पी बोल सकते हैं कि के बाई टी होगा। तो वर्क पता करना है तो
वर्क डन होता है हमारा इंटीग्रल पी डीवी, ठीक है, या फिर आरटी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी। चलो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से के टी है, तो इंटीग्रल तो हम नहीं करना चाहते हैं, डेल्टा के टर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ से पी जो आ गया के बाई टी आ रहा है। डेल्टा भी कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा भी फाइंड करो। डेल्टा वी के लिए यहाँ से हमको दिख रहा है कि के बाई टी भी इजकल टू एन आर टी, यहाँ से हम बोल रहे हैं, यानी कि भी इजकल टू एन आर बाई के टी स्क्वायर। तो डेल्टा वी अगर लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2nr डेल्टा टी बाई के, ठीक है। यानी कि हम इन दोनों को यूज करके यहाँ से हम डेल्टा वी का वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 2nr डेल्टा टी बाई के से के गया, अच्छा यहाँ पे टी डेल्टा टी आएगा, ठीक है। टी से टी गया तो यहाँ से 2nr डेल्टा टी हमको मिल रहा है, ठीक है। बस पीटी पता है, प्रोसेस पी डेल्टा भी होता है, उसमें कैसे भी रिलेशन निकाल के हमने फाइंड करा। तो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू 2nr डेल्टा टी आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, एन सी डेल्टा टी इजकल टू एन सी बी डेल्टा टी प्लस 2nr डेल्टा टी। यहाँ से n डेल्टा टी कटता हुआ दिख रहा है, ये 4.5r दे रखा है। cv जो होता है वो f बाई 2r होता है, प्लस यहाँ पे 2r है, r भी कट जाएगा। f का वैल्यू पता करना है, तो f इजकल टू 5 हमको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, यानी कि किधर से भी घुमा फिरा के हमको कुछ ना कुछ रिलेशंस देखना होगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, 1 मोल आइडियल गैस है, इसका एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा है, ठीक है। प्रोसेस दे रखा है v इजकल टू a बाई टी, a जो है कांस्टेंट है, ठीक है। v इजकल टू a बाई टी a कांस्टेंट है। बोल रहा है कि फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई डेल्टा टी, ठीक है। टेम्परेचर डेल्टा टी अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा।
फिर से इसमें वही काम करना है, क्यू फाइंड करना है। सर दिया हुआ है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? नहीं, नहीं दिया हुआ, इसीलिए तो हम डायरेक्टली एन सी डेल्टा टी नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा यू फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा यू तो हम फाइंड कर लेते हैं, ये होगा एन आर डेल्टा टी। गामा के टर्म्स में लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे गामा -1। ठीक है, अब डेल्टा डब्ल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हमारा डेल्टा क्यू निकल जाएगा। भी जो है ए बाई टी दे रखा है। सर NR डेल्टा T by gamma -1 minus NR एन आर डेल्टा टी by के gamma बाद -1 minus NR। माइनस एन आर, ठीक है, एन आर डेल्टा टी, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, ऐसा ही कुछ है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें पीवी इजकल टू एनआरटी है, तो यहाँ से हम भी का वैल्यू ऊपर से पुट किए तो ये आ गया। फिर भी इजकल टू ए बाई टी दे रखा है तो डी भी ये आ गया। तो पी डेल्टा भी होता है, यानी कि यहाँ से हम रखेंगे तो एन आर टी स्क्वायर बाई ए इंटू ए बाई टी स्क्वायर डेल्टा टी। टी स्क्वायर कट जाएगा, ये हमको मिल रहा है माइनस एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू जो हमको मिला वो क्या मिला, ऊपर आया था एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1 माइनस एन आर डेल्टा टी, ये आ जाएगा। एन आर डेल्टा टी को कॉमन ले लो, 2 minus gamma by gamma -1। ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, एन आर डेल्टा टी 2 माइनस गामा अपॉन गामा -1। यहाँ से अगर हमको पूछता कि सी का वैल्यू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट फॉर प्रोसेस, क्या होता बताओ, इक्वेशन देख के क्या होता था, एन सी डेल्टा टी। So n equals to 1 है। अरे तो ठीक है, जो भी है 1 रहे ना रहे, ठीक है। एन जो हम लोग क्यू लिखते थे वो क्या लिखते थे, एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे अगर हमको सी का वैल्यू पता करने, इस क्वेश्चन में हम इतना दे के बोलते कि फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यानी कि सी अगर हम स्पेसिफिक minus हीट, gamma by तो gamma 1। तो यहाँ पे हम हीट निकाल लेते, उसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते तो हमको मिलता 2 माइनस गामा बाई गामा -1 इनटू आर। इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट मिलेगा वो इतना मिलेगा। क्लियर है, मोनोएटॉमिक बोला होता तो गामा की जगह 3 यूज कर लिए होते, डायटोमिक बोला होता तो 5 यूज करते, जो भी है था। क्लियर है, Yes sir। ठीक है। तो एक होमवर्क दे देते हैं, प्रोसेस है,
P is equal to alpha T raised to power 4/1/2। अल्फा कांस्टेंट है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, यानी कि यहाँ पे हमको गामा दे रखा है, ध्यान से देखो तो मोल 1 दे रखा है, बोल रहा है फाइंड वर्क डन, डेल्टा टी। सेकेंड हीट नहीं पूछ रहे हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हम डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट भी पूछते तो इतना काम करना ही पड़ता। ठीक है, ये दोनों चीज फाइंड करना है। वर्क डन पता करेंगे, अगर ये इंटरनल एनर्जी निकलना हो तो एनसीबी डेल्टा टी होगा, गामा के टर्म में लिखना होगा तो एनआर डेल्टा टी बाई गामा -1। ठीक है, तो इसको ट्राई करना कितना आ रहा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में वही, अगर गैस मिक्सचर रहा तो उसके लिए सब सीवी सीपी ये सब कैसे फाइंड करेंगे वो सब चीज देखेंगे। फिर डिफरेंट प्रोसेस में हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी वो सब चीजें लिखेंगे, कितना कैसा होगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू टू Thank you, sir. टू